हेलो एवरीवन। यूके ट्रिपल एस सी 2025 का जो पेपर होने वाला है हमारा अभी, उसके लिए उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है उसको मैं कंप्लीट इसमें करने वाला हूँ। ये एक वीडियो में नहीं होगा, 3 वीडियोज हमारी इसमें आएंगी। पहली वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, फिर कुछ चीज़ें दूसरी वीडियो में, और तीसरी वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मेरी अगली वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और इस वीडियो को एक बार पूरा देखने की कोशिश करें कि आपको कैसी लगती है। मुझे बताना, कमेंट में बताना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिव लर्निंग करनी है, पेन और पेपर लेके बैठना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरी क्लास बताऊँगा, मतलब पूरी क्लास को पढ़ाऊँगा क्वेश्चन फॉर्मेट में। आपको उनका आंसर देना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आप लोग बस सुन ले रहे हैं उसको, ऐसे नहीं चलेगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, उनको नोट करना है। जो चीज़ें आती हैं वो आपकी रिवीजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये एक्टिव लर्निंग है। तीसरा, रिस्पॉन्स अच्छा रखना है, मतलब कि लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार से शुरू करते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है उत्तराखंड के लिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है उत्तराखंड का। या तो पेपर में लिखो या तो कमेंट में लिखो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फटाफट हो जाएगी पूरी क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अक्षांशीय, फिर देशांतरीय विस्तार। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होता है नीचे से ऊपर को, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर जो जाएगा उत्तराखंड का विस्तार, वो अक्षांशीय विस्तार होगा। जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा वो देशांतरीय विस्तार होगा। दूसरा, मुझे बताओ कि कितना क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है ये भारत का, ठीक है, कौन सा राज्य है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, मुझे बताओ कि पर्वतीय भाग कितना है इसमें और मैदानी भाग कितना है परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद चलो पहले ये 4 क्वेश्चंस का आंसर लिख लो। जिसने लिख लिया ठीक है। अब मैं बताता हूँ। जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेके ये 31 डिग्री 27 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्रफल है वो है 53248 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कौन सा राज्य है? 18th है। और यूटी को अगर हम मिला लें, जैसे हमसे बड़े भी हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, वो हमसे बड़े भी हैं, उनको अगर मिला लें तो उत्तराखंड 20वां राज्य आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें पर्वतीय भाग, तो 86.07% पर्वतीय भाग है और मैदानी भाग है 13.93। अब मुझे अगला क्वेश्चन ये बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन आज का, कि गढ़वाल में कितना भाग है, कितना परसेंटेज भाग उत्तराखंड का गढ़वाल में है और कितना कुमाऊं में है, ठीक है। उसके बाद पहले इन 2 क्वेश्चन का आंसर लिख लो, उसके बाद अगला बताते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है मैं बता देता हूँ। गढ़वाल में है 60.67% भाग, कुमाऊं में है 39.33% भाग, ठीक है। जो अगर किलोमीटर स्क्वायर में कहें तो 32,449 किलोमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 21,034 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उत्तराखंड की सीमाएं पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, कितने देशों से मिलती है। सबसे पहले अगर हम इसको उत्तराखंड मान लें, एक रफ फिगर बना रहा हूँ उत्तराखंड का, तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, नंबर 1 पे कौन सा देश है, सॉरी, नंबर 2 पे कौन सा देश है, नंबर 3 पे कौन सा राज्य है, और नंबर 4 पे कौन सा राज्य है, आपको बताने हैं। मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पे है नेपाल, नंबर 3 पे है यूपी,
नंबर 4 पे है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब मुझे बताओ, चीन की सीमाएं 3 जिलों से मिलती है। उत्तराखंड के 3 जिलों से चीन की सीमाएं मिलती हैं। वो 3 जिले कौन से हैं? नेपाल से मिलने वाले 3 जिले कौन से हैं? यूपी से मिलने वाले 5 जिले कौन से हैं? और हिमाचल से मिलने वाले 2 जिले कौन से हैं? अब मैं बताता हूँ। चीन से मिलने वाले हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को यूके ही लिखूंगा मैं, अब समझ जाना। दूसरा है चमोली। तीसरा है पिथौरागढ़। चीन से मिलने वाले 3 हो गए। अब नेपाल से मिलने वाले 3, एक तो हो गया पिथौरागढ़, दूसरा हो गया चंपावत, तीसरा हो गया उधम सिंह नगर। उसके बाद यूपी से मिलने वाले कौन कौन हैं? उधम सिंह नगर, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद देहरादून। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश से मिलने वाले, एक तो उत्तरकाशी हो जाएगा और दूसरा देहरादून हो जाएगा। ठीक है, अब हिमाचल के कौन कौन से राज्य उत्तराखंड से मिलते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। हिमाचल के कौन कौन से जिले उत्तराखंड से मिलते हैं, और यूपी के कौन कौन से जिले उत्तराखंड से मिलते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 जिलों के साथ सीमा बना 2 देशों के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमाएं बनाता है? ठीक है, 2 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाला कौन हो गया? पिथौरागढ़ हो गया। हिमाचल से मिलने वाले कौन है? सिरमौर, दूसरा शिमला, तीसरा किन्नौर। ठीक है, यूपी से मिलने वाले कौन से हैं? सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, अगला मुरादाबाद, अगला रामपुर, अगला पीलीभीत और बरेली। ठीक है, इसके बाद हम आंतरिक उत्तराखंड को पढ़ेंगे। हमने अभी बाहर की सीमाएं देख ली हैं, अब हम उत्तराखंड के अंदर जाएंगे। आंतरिक सीमाओं के बारे में आप मुझे बताओ कि टोटल जो 13 जिले हैं उसमें से कितने पर्वतीय हैं और कितने मैदानी हैं? ठीक है, इसका आंसर दो। पर्वतीय लिखना है, उसके आगे आंसर लिखना है। मैदानी लिखना है, उसके आगे आंसर लिखना है। पर्वतीय हमारे 11, मैदानी हमारे 2। अब जो 2 मैदानी हैं वो कौन कौन से हैं, इनका आंसर दो। मैदानी 2 कौन कौन से हैं वो बताओ। एक तो हो गया हमारा हरिद्वार, दूसरा हो गया हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 ऐसे कौन से जिले हैं जो बाहर किसी से सीमाएं नहीं बनाते। बाहर मतलब कि ना किसी राज्य से सीमाएं बनाते हैं, ना किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। 4 ऐसे कौन से जिले हैं वो बताने हैं आपने। उम्मीद करता हूँ आप लिख रहे हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। पहला है टिहरी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, अगला है बागेश्वर, अगला है अल्मोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? 2000 में जब राज्य बना उत्तराखंड, तो देश का कौन सा पर्वतीय राज्य बना? जब 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो कौन सा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड बना? तो इसका आंसर है 11वां पर्वतीय राज्य उत्तराखंड बना।
तो अब हम देखेंगे भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड का। इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इसे देखें तो उत्तराखंड को मेनली 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भाग कौन कौन से हैं? ट्रांस ट्रांस मतलब कौन सा हिस्सा है हिमालय का, वो मुझे बताओ। दूसरा, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय कौन सा हिस्सा है उत्तराखंड वो हिमालय का, वो बताओ। तीसरा, लघु, लघु कौन सा हिस्सा है। चौथा, दून। पांचवा, शिवालिक, शिवालिक कौन सा हिस्सा है हिमालय का, वो बताना है। छठा, भाबर। सातवां, तराई। और आठवां, गंगा मैदान का हिस्सा। ठीक है। अब ट्रांस में मुझे बताओ, अब ट्रांस में मुझे बताओ कि कौन सा एरिया उत्तराखंड का ट्रांस में आता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर कि उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है। तो जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। तिब्बत से लगा जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो ट्रांस में आता है, जास्कर श्रेणी का हिस्सा। ठीक है। जिसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं इसमें, ये बताने हैं। दर्रे लिखो, ट्रांस हिमालय दर्रे डैश करके आंसर दो उसका। जरूरी है आंसर्स को लिखना। ठीक है, आपका भी रिवीजन है और दिमाग में रहेंगी चीज़ें। जो नहीं आता है आपको पता चलेगा। सोए सोए करोगे क्लास, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी क्लास करोगे, आधे घंटे बाद सब भूल जाओगे, ये गारंटी है। अगर लिख के करोगे कम से कम 4 दिन 5 दिन फिर भी दिमाग में रहेगा। एक बार रिवीजन कर लोगे हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। 3 4 महीने तो कम से कम रहेगा, फिर एक बार रिवीजन करोगे वो हमेशा के लिए रह जाएगा दिमाग में। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव रह के पढ़ाई करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। दर्रे मैं बताता हूँ। माणा, नीति, लीपू, किंगरी, फिर चोगेती, उसके बाद सलसाम, उसके बाद ये सारे क्या हो गए, एक और हो गया इसके बाद दरमा दारमा। ये सारे क्या हो गए, उत्तराखंड के दर्रे हो गए जो ट्रांस हिमालय से कनेक्टेड हैं। भारत में कौन कौन से इससे ट्रांस हिमालय से कनेक्टेड हैं ये बताओ अब। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। भारत के कौन कौन से इससे ट्रांस हिमालय से कनेक्टेड हैं। पहला है, मैं बताता हूँ, काराकोरम। दूसरा, कैलाश, जो कैलाश श्रेणी है उससे संबंधित जितने हिस्से हैं। तीसरा, लद्दाख। ठीक है। उसके बाद ट्रांस हिमालय में जो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो, चलो मैंने खुद ही लिख दिया यहाँ पे अब, चलो ठीक है, काराकोरम में आती है जो केटू, वो उत्तराखंड की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियां डैश करके उसका आंसर बताओ मुझे कि पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं। अब मैं बताता हूँ, पूर्ववर्ती वो नदियां हैं जो हिमालय निर्माण से पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो गया है। जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भी नदी निकलती है वो हिमालय की ढलान के अनुसार फ्लो करती है। लेकिन अगर आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कश्मीर, मैंने, चलो एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ। अगर मैं ये कश्मीर का ये वाला हिस्सा देखूँ, उसके बाद नीचे आ जाएगा उत्तराखंड। अगर हम यहाँ पर देखें, ये मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम बना रखा है क्योंकि अभी उतना प्रॉपर बन नहीं पाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हिमालय श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, ये वाली श्रेणी क्या होगी, हिमालय की श्रेणी होगी पूरी। तो
जो यहाँ से नदियाँ आ रही हैं यहाँ की ओर, बाकी सारी नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन जो ट्रांस हिमालय के बाहर से नदियाँ, जैसे सिंधु नदी आ रही है ट्रांस हिमालय से आ रही है, तो हिमालय को काटते हुए आ रही है। तो ये सारी नदियाँ जो हिमालय से पहले एग्जिस्ट करती थी, हिमालय निर्माण के साथ उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया, वो सारी नदियाँ क्या कहलाती हैं? वो सारी नदियाँ कहलाती हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, जो भारत में आती हैं और भारत में अपना जल लेकर आती हैं? जो सारी नदियाँ, वो है, पहली नदी हो गई ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी हो गई सिंधु, तीसरी नदी होगी सतलज। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद मुझे बताओ हिंज लाइन क्या है? अब मैं बताता हूँ। हिंज रेखा वह रेखा है जो ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से दर्रों का निर्माण वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में होता है उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पासेज हैं, उन पासेज का एक चित्र मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हैं उत्तराखंड के सभी ट्रांस हिमालय में आने वाले दर्रे। इसमें अगर हम मेनली देखें तो नॉर्थ पोर्शन ज़्यादा दिखेगा हमें, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो उत्तर की ओर ज़्यादा उत्तराखंड से मिला हुआ है, क्योंकि वो तिब्बत वाला एरिया जो है वो ट्रांस हिमालय में ज़्यादा आता है। अब इसमें भी अगर देखें तो चमोली में ज़्यादा हमें दिखेंगे, चमोली से कनेक्टेड ज़्यादा हमें दर्रे दिखेंगे। तो चमोली से उत्तरकाशी को जाता है जो कालिंदी हो गया। फिर जो तिब्बत की ओर दर्रे लगे हुए हैं वह है तुंजुन, सलसल, नीति, भनुडार, कोईधुरा, घाटरलिया, माणा, बालचा। फिर जो पिथौरागढ़ के साथ लगे हैं टोपी डूंगा, मारचियोक, लातूधुरा। उसके बाद एक बागेश्वर में है जिसका नाम है बड़ा होती, और एक पिथौरागढ़ में है जिसका नाम है सेलाधुरा। उसके बाद एक लास्पा नाम से है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच। ठीक है, एक बार हमारा ये जो रिवीजन सीरीज है कंप्लीट हो जाए, मैं आराम से इन सब चीज़ों को आपको याद करवाऊंगा। एक बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने सारे के सारे दर्रे पढ़ लिए हैं और यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा वृहद हिमालय। आगे से हम शुरू करते हैं अब वृहद हिमालय। अब वृहद अगर हिमालय में अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे इसकी बताओ हाइट। ठीक है, आपको बताना है, लिखना है इस चीज़ को कि इतनी हाइट है इसकी। ठीक है, हाइस्ट जो इसमें पर्वत है उसकी हाइट क्या है और वो कौन सा पर्वत है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा पर्वत यही है। ठीक है, उसके बाद भारत में इसका सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? उसके बाद अन्य पर्वत जो उत्तराखंड में हैं वृहद हिमालय के, वो लिखने हैं। ठीक, अब मैं आपको खुद बता देता हूँ। वृहद हिमालय इसकी हाइट है 4,500 मीटर से 7,817 मीटर। ये इंडिया की हाइट बता रहे हैं। ठीक है, और इस पे हाइस्ट जो है चोटी है वो है एवरेस्ट, और इसके बाद जो वो उत्तराखंड में है हाइस्ट वो है पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी हाइट है कितनी? 7,817, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हाइस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद अन्य जो हैं उसमें आ जाएगा कामेट, बंदरपूंछ। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूला, नंदाकोट, पंचाचूली, ये सब हो गई। अब ये 6 जिलों से मिलता है।
वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो। अब मैं बताता हूँ, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ये 6 ज़िले हो गए। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है ये बताओ। फिर इसमें हिमनद कौन से हैं ये बताओ। फिर इससे जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ बताओ हिमनदों से। ठीक है, यहाँ पर हमारा वृहत हिमालय खत्म हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ, जनजाति जो इसमें पाई जाती है भूटिया। भूटिया किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ऋतु प्रवास। ठीक है, उसके बाद हिमनद है इसमें गंगोत्री, मिलम, ये इसमें क्या हो गए, हिमनद हो गए। इससे निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां होगी, भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, गौरी गंगा हो गई। ठीक है, फूलों की घाटी भी इसी के अंदर आती है, घाटी में फूलों की घाटी जो चमोली में है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय को कौन सा भाग है, कौन सा भ्रंश ऐसा है जो अलग करता है। यहाँ पे अगर ग्रेट है तो बीच में एक भ्रंश है जो लघु से इसको अलग करता है, इसका नाम क्या है ये मुझे बताओ। फिर उसके बाद मुझे बताओ लघु हिमालय की हाइट। फिर मुझे बताओ जिले कौन कौन से टच करते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं यहाँ। फिर उसके बाद निर्माण कैसे हुआ इसका, और क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है ये भी बताओ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, जो भ्रंश इसको अलग करता है उसका नाम है मेन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको हिंदी में कहेंगे। लघु हिमालय की हाइट है 1200 मीटर से 4500 मीटर। ठीक है, 9 जिले जो इसको टच करते हैं उसमें आएगा चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग सॉरी, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है, श्रेणियां जो इसमें हैं वो है मसूरी की रेंज, उसके बाद देवबन की रेंज, उसके बाद रानीखेत रेंज और दूधातोली रेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगी। इसका निर्माण कैसे हुआ है, वलित पर्वत, जब अब ये वलित, जब मैं इसको पूरा बताऊंगा डिफाइन में अच्छे से समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जब दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। जब दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में मिलती हैं, मतलब कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं वलित पर्वत। तो वलन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और जब जब ये भारत वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच में तैतीस सागर था, तैतीस सागर का जो अवसाद था उससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो क्या हो जाएगा, अवसादी, अवसाद के दौरान निर्माण हुआ ना, तो इसको अवसादी कहेंगे। अवसादी होने के बाद इसमें कायांतरण, मतलब बहुत टाइम के बाद इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे तो ये कायांतरित हो गई। तो वलित कायांतरित चट्टानें हमको यहाँ पे मिलती हैं। अवसादी से निर्माण, अवसाद से निर्माण है, लेकिन ये अवसादी भी बाद में सेट होने के बाद जब धूप, वर्षा, पवन और बहाव के द्वारा इसमें कटी, जिससे मिनरल सारे निकले, तो उससे भाबर और बांगर जो हम देखते हैं, जो भाबर वाला एरिया है वो बना, बांगर और खादर जो दो चीज़ें होती हैं वो बने। तो ये होगी कायांतरित चट्टानें। फिर उसके बाद कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये हो गया लघु हिमालय। उसके बाद यहाँ की नदियाँ बताओ मुझे, लघु हिमालय की नदियाँ। फिर ताल कौन कौन सी आती हैं। फिर इसकी जलवायु बताओ। फिर इसमें वन
के प्रकार बताओ और हाइट बताओ, कितनी हाइट पे कौन सा वन पाया जाता है। 2 प्रकार के वन है इसमें, ठीक है। इतनी क्वेश्चंस का आंसर बताओ। अब मैं बताता हूँ। नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, ये नदियाँ हो गई। ताल में, नैनीताल में जितनी भी तालें हैं, नैनीताल की सभी तालें लगभग इसी की हैं, जैसे सात ताल, नौकुचिया, भीमताल, हुरपा ताल, ठीक है। जलवायु अगर हम कहेंगे कि इसकी शीत शीतोष्ण है। अब शीतोष्ण मतलब क्या होता है, शीत और उष्ण का मिक्सचर, उसको शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा वाला जो एरिया होता है उसको शीतोष्ण कहते हैं। अब इसमें जो मैंने वन पूछा था, तो इसमें एक हो जाएगा 1800 से लेके 3000 की हाइट तक एक वन पाया जाता है, कोणधारी, ठीक है। इसमें मुख्य क्या हो गया, मुख्य चीड़, चीड़ के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद एक 2900 से लेके 3500 तक जो वन पाया जाता है उसको कहते हैं अल्पाइन वन, एल्पाइन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य। तो अब यहाँ पर हमारा मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय अब समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक। अब मुझे आपको शिवालिक में बताना जो भी है, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मध्य हिमालय और शिवालिक को क्या अलग करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है। दूसरा, छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं, शिवालिक की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, अब मुझे इसकी हाइट भी आपको बतानी है, इसकी हाइट आप लोग बताएंगे मुझे। तीसरा, घास के मैदानों को क्या कहेंगे ये बताएंगे। उसके बाद कश्मीर में इन्हें क्या कहा जाता है। उसके बाद हिमाचल में इन्हें क्या कहा जाता है। जलवायु कौन सी पाई जाती है। और उसके बाद प्रकार, वन के कौन कौन से वन के प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं, घास के मैदानों के प्रकार, ठीक है। और पशुचारकों को क्या कहा जाता है। जहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है, पशुओं को जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। उसके बाद पामीर का पठार किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का, यूके का पामीर पठार किसे कहते हैं, एक नाम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, 5 नदियाँ निकलती हैं, उन 5 नदियों के नाम क्या हैं ये बताना है आपको। फिर उसके बाद आपको मुझे बताना है बस इतना ही बताना है, फिर हमारा लघु हिमालय खत्म हो जाएगा और आज हम सिर्फ लघु हिमालय तक ही अपना क्लास को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अगर आपको बता दूँ तो दोनों को जो अलग करता है उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉन्ट, यानी कि मेन सीमांत दरार, मेन सीमांत दरार, ठीक है। उसके बाद जो घास के मैदान है वो कहा जाता है बुग्याल। आप सभी को बताओ, ये सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में इनको कहते हैं गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग, ठीक है। हिमाचल में इनको कहा जाता है थच। उसके बाद जलवायु जो पाई जाती है अल्पाइन वृक्ष के लिए पाई जाती है, यानी कि शीत शीतोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। दूध, बस, मोट, धनिया और धती प्रकार की यहाँ पे घासें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पशुचारकों को यहाँ पे कहा जाता है पशुचारकों को यहाँ पे कहा जाता है अनवाल, पालसी, गद्दी, गुज्जर और रवडिया, ठीक है। स्थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है उसको कहते हैं खर्क, ठीक। पामीर का पठार दूधातुरी जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहा जाता है, दूधातुरी पर्वत श्रृंखला को पामीर का पठार कहा जाता है उत्तराखंड का।
ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। मध्य और लघु के बीच में, मध्य लघु के बीच, ठीक। यानी कि जो ग्रेट हिमालय है और उसके बाद जो लघु हिमालय आता है उसके बीच में, यानी कि इसमें आएगा अल्मोड़ा, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी का क्षेत्र, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ नदियों का जो मैंने आपको बताया था, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वोनू, वुनो वुनो वुनो, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे लघु हिमालय समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बता देता हूँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है? समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है? आप इसका आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, ढूंढ के बताना, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ इसको, ये है कोदियाबगढ़। और यहाँ जो मेला लगता है वो कब लगता है? 12 जून को।